हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 18 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जापान की एक ब्रोकरेज कंपनी है नोमुरा। क्या नाम है? नोमुरा। इसने फिनेंशियल ईयर 2020 यानी 2021-22 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या प्रोजेक्ट की है? तो 1 अप्रैल से हमारा फिनेंशियल ईयर 2020 स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए नोमुरा द्वारा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की गई है 13.5%। कितनी? 13.5%। ये देख लीजिए, नोमुरा जो कि एक जापानीज फर्म है, इसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर के लिए, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, क्या प्रेडिक्ट की है? 13.5%। और जो 31 मार्च को समाप्त हो रहा है यानी फिनेंशियल ईयर 21, उसके लिए क्या प्रेडिक्ट की है? तो उसके लिए कहा है कि -6.7%। तो दोनों याद रखिएगा। नोमुरा ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या कहा है? 2020 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए कहा है 13.5%, और जो बीत रहा है फाइनेंशियल ईयर उसके लिए कहा है 6.7% नेगेटिव का। देखिए, नोमुरा का एक इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स है, उसे में ये जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किए हैं। नोमुरा कहाँ की फर्म है? जापान की फर्म है। जापान की बात करें तो ये है मैप में जापान। कैपिटल है टोक्यो। करेंसी क्या है? येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। और जापान के एम्परर कौन है? नरोहितो। जब से ये एम्परर बने हैं तो जापान में रीवा एरा की शुरुआत हो गई है। जापान की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। मैं आपको बता दूं, जापान की जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टोयोटा 2020 के लिए बेस्ट कार सेलर बन गई है, ये मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा महाराजा सुहेलदेव स्टेट मेडिकल कॉलेज पब्लिक को समर्पित किया गया है। आपको बताना है ये महाराजा सुहेलदेव स्टेट मेडिकल कॉलेज किस स्टेट में लोकेटेड है? तो ये यूपी में स्थित है। कहाँ पे? यूपी में बहराइच करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ये देख लीजिए, बहराइच। वहीं पर महाराजा सुहेलदेव स्टेट मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित किया है पीएम मोदी ने। एक्चुअली बहराइच में इस समय महाराजा सुहेलदेव जी की 112th यानी 112वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया रही है। देखिए, जो महाराजा सुहेलदेव थे ये 11वीं शताब्दी के एक हिंदू राजा थे। ऐसा कहा जाता है महमूद गजनवी के भतीजे को इन्होंने हराया था, बाकी सारी कहानियां हैं, लेकिन एक किताब है मिरात ए मसूदी, उसमें इनका जिक्र है। और जो महाराजा सुहेलदेव हैं ये बहराइच की राजभर कम्युनिटी, राजभर एक समुदाय है बहराइच का, यूपी का, उसमें काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वोटिंग पॉलिटिक्स है महाराजा सुहेलदेव को सम्मान देना। 112वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है कहाँ पे? यूपी के बहराइच में। साथ साथ पीएम मोदी जी ने, जो पीएम मोदी जी हैं, इनके द्वारा चित्तौरा लेक, ये भी यूपी के बहराइच में ही चित्तौरा लेक, उसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है। तो चित्तौरा लेक और महाराजा सुहेलदेव स्टेट मेडिकल कॉलेज दोनों याद रखिएगा। यूपी की बात करें तो ये मैप में है यूपी। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यूपी में ही फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए अभ्युदय स्कीम लॉन्च की है। क्या? अभ्युदय स्कीम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2021 से जो फास्टैग हैं वो मैंडेटरी हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि फास्टैग की वैलिडिटी कितने वर्षों की होती है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फास्टैग की वैलिडिटी होती है लाइफ टाइम, अनलिमिटेड वैलिडिटी होती है फास्टैग की, अगर ये खराब ना हो तो। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की है जिसके तहत नेशनल हाईवेज पर यानी टोल नाके पर अगर आप जाते हैं तो फास्टैग मैंडेटरी हो गया है 15 फरवरी 2021 से। अगर फास्टैग आप नहीं लगाते हैं तो आप याद रखिएगा आपको डबल टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो फास्टैग मैंडेटरी हो गया है 15 फरवरी 2021 से। देखिए, फास्टैग को लॉन्च किया गया था 2014 के आसपास। आईसीआईसीआई बैंक की हेल्प से इसको लॉन्च किया था किसने? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो आईसीआईसीआई बैंक की मदद से फास्टैग को रन किया जा रहा है ऑल ओवर कंट्री में। फास्टैग RFID है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। फास्टैग की बात करें तो अगर आप यूज़ करते हैं फास्टैग तो 7.5% कैशबैक भी मिलता है फास्टैग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत यानी स्प्रिंग जो मंथ होता है उसके फर्स्ट डे को किस कंट्री में पहला फागुन फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है? तो बसंत के पहले दिवस को पहला फागुन त्यौहार के रूप में मनाया जाता है बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल जो ढाका है वहाँ पर बसंत फेस्टिवल के बसंत ऋतु के फर्स्ट डे को पहला फागुन फेस्टिवल के तौर पे मनाया गया। ये पहला फागुन फेस्टिवल इवेंट सोहरावर्दी उद्यान जो कि ढाका में है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट की कई सारी संस्थाएं हैं जो मिलकर इस पहला फागुन फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती हैं। तो आप देखिएगा
बसंत ऋतु के फर्स्ट डे को पहला फागुन फेस्टिवल के तौर पे बांग्लादेश में सेलिब्रेट किया जाता है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। और ये प्राइम मिनिस्टर होगा शेख हसीना। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट है 2020-21 के लिए, ये रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के लिए कितना % बढ़ा दिया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020-21 के लिए जो रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट बढ़ाए हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के लिए कंबाइंड रूप से 30% बढ़ा दिया गया है। कितना? 30% बढ़ा दिया गया है। ये देख लीजिए, रिवाइज्ड एस्टिमेट के अनुसार जो कि 2020-21 के लिए जारी किए गए हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के लिए बजट एस्टिमेट 30% बढ़ा दिया गया है। दोनों मिनिस्ट्री को जो लास्ट ईयर एलोकेट किया गया था उससे 6,695 यानी 16,695 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया गया है। मैं बता दूं आपको, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है उसके लिए अलग से 50,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। साथ ही साथ डीप ओशन मिशन इसके लिए 4,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं बजट में। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना % बढ़ गया है दोनों मिनिस्ट्रीज के लिए? 30%। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंटिटी द्वारा वेदांता को हेल्थ केयर सर्विसेज साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट के लिए 100 करोड़ का लोन दिया गया है? तो रिसेंटली एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेदांता ग्रुप को 100 करोड़ का लोन दिया है। करोड़ है ये, मिलियन बिलियन नहीं है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा मेदांता जो हॉस्पिटल है उसको कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए ये 100 करोड़ का लोन दिया गया है। 100 करोड़ लोन का यूज़ मेदांता कहाँ करेगा? हेल्थ केयर सर्विसेज और मेडिकल इक्विपमेंट को बेहतर करने में। एडीबी का पहले भी इंडिया को सपोर्ट मिल चुका है। अप्रैल में ही $1.5 बिलियन का लोन अप्रूवल मिला था एडीबी द्वारा इंडिया को। कितना मिला था? $1.5 बिलियन। ये कोविड-19 से लड़ने के लिए मिला था। अब एडीबी ने मेदांता ग्रुप को 100 करोड़ दिया है। तो ये भी याद रखिएगा, कोविड-19 से लड़ने के लिए बेसिकली ये लोन भी है। एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दिसंबर 1966 में स्थापना हुई थी। ये मदलयुंग यानी मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु अस्कावा। वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं इसके? अशोक लवासा वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। उसके अलावा एडीबी इसलिए चर्चा में था क्योंकि असम में एक स्किल यूनिवर्सिटी बन रही है, उसके लिए एडीबी ने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो एडीबी इसलिए भी चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। देख लीजिए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने और इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बेंगलुरु में। पर्पस क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया है स्टेट में। तो कर्नाटका गवर्नमेंट और IETO इन्होंने आपस में MOU साइन किया है SDGs को इंप्लीमेंट करने के लिए। SDG की बात करें, इसमें 17 गोल हैं और 169 टारगेट हैं। इन्हीं को इंप्लीमेंट करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट और इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है। कर्नाटका इस समय बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि कर्नाटका ने अपना फर्स्ट CNG स्टेशन ओपन किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ये कोस्टल कर्नाटका का फर्स्ट CNG स्टेशन है। कर्नाटक की कैपिटल आपको पता ही है। BS येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा किस इंडियन स्टेट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो रिसेंटली ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन साथ ही साथ NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आपस में पार्टनरशिप की है ताकि महाराष्ट्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया सके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। तो ESI और आपके NHA, ये देख लीजिए, ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इन्होंने आपस में पार्टनरशिप की है ताकि महाराष्ट्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया सके। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से पायलट बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा। किसके द्वारा? ESIC नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये दोनों ने MOU साइन किया है ताकि महाराष्ट्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। अभी 807 हॉस्पिटल हैं
जिनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इम्पैनल्ड किया जा चुका है। अब और बेहतर बनेंगे ताकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इस समय चर्चा में क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र ने जो वुडन टॉयज होते हैं यानी लकड़ी के खिलौने होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन किया था। और अब महाराष्ट्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ESIC और NHA ने MOU साइन किया है। मैप में महाराष्ट्र देख लीजिए। CM कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ऑर्गेनाइजेशंस यानी कंपनीज हैं उनको गूगल क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किस इंडियन टेक जायंट द्वारा गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो रिसेंटली TCS, किसने? TCS ने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कंपनीज हैं उनको गूगल क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड किया सके। देखिए टाटा कम्युनिकेशन क्या करेगा? TCS का एक प्लेटफॉर्म है आइजो मैनेज्ड क्लाउड। ये इंडिया में जो IT कंपनीज हैं उनको बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ये गूगल क्लाउड की मदद से पॉसिबल होगा। तो गूगल क्लाउड और टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड इन्होंने पार्टनरशिप की है इंडिया में क्लाउड सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड TCS 1986 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पुणे में है। CEO कौन है? आमूर स्वामीनाथन। ये काफ़ी लंबा नाम है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं उनके रेजिडेंट्स को ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने के लिए ई-छावनी पोर्टल मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कंटोनमेंट बोर्ड्स में ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए ई-छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने? राजनाथ जी ने। राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्हीं के द्वारा ये ई-छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है या फिर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ताकि पूरे देश में जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वहाँ पर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट किया सके। ई-छावनी पोर्टल, इंडिया में जो कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वहाँ पर लगभग 20 लाख नागरिक रहते हैं। इंडिया में 62 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, यहाँ पर 20 लाख नागरिक रहते हैं। तो ई-छावनी पोर्टल क्या करेगा? इन 20 लाख नागरिकों को बेहतरीन ऑनलाइन तरीके से म्युनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। ये ई-छावनी पोर्टल किसने डेवलप किया है? तो ई-गव फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, साथ ही साथ NIC ने डेवलप किया है। तो ई-छावनी पोर्टल 62 कंटोनमेंट बोर्ड एरियाज में ऑनलाइन म्युनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया है। किसने? राजनाथ सिंह जी ने। राजनाथ सिंह जी इस समय इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि बेस्ट मार्चिंग की ट्रॉफी दी है। रिपब्लिक डे परेड 2021 के दौरान बेस्ट मार्चिंग की ट्रॉफी भी राजनाथ सिंह जी ने दी है, जिसमें हमारी तीनों सर्विसेज में जाट रेजिमेंट ने टॉप किया है मार्च पास्ट परेड में। वहीं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में दिल्ली पुलिस को फर्स्ट प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड की नई एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुई हैं? तो UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड की नई एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं प्रीति सिन्हा। कौन अपॉइंट हुई हैं? प्रीति सिन्हा। ये है प्रीति सिन्हा। ये रिसेंटली UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट हो गई हैं, जो कि हाईएस्ट लीडरशिप रैंक है UN कैपिटल डेवलपमेंट में। तो प्रीति सिन्हा UN कैपिटल डेवलपमेंट जो फंड है उसमें एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट हो गई हैं। प्रीति सिन्हा क्या है? देखिए इंडियन ओरिजिन की इन्वेस्टमेंट एंड बैंकर हैं प्रीति सिन्हा। इनको UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड में एक नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो जुदित काल को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड यानी UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड की बात करें तो न्यूयॉर्क में स्थित है। साथ साथ माइक्रो इकोनॉमी को प्रमोट करता है, ये माइक्रो फाइनेंस को प्रमोट करता है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और ये UNDP से संबद्ध है। तो प्रीति सिन्हा UNCDF की न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में US को पीछे छोड़ते हुए यूरोपियन यूनियन का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया है? तो ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है चाइना। चीन ने US को पीछे छोड़कर EU का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। ये देख लीजिए, अभी तक जो US था वो यूरोपियन यूनियन का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, अब चीन बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। यूरोपियन यूनियन देखिए चीन और US के बाद थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन, और अब यूरोपियन यूनियन का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया है? चाइना। US को पीछे छोड़ दिया है। 2020 में यूरोपियन यूनियन और चीन के बीच में जो व्यापार हुआ है वो लगभग $711 बिलियन का हुआ है, $711 बिलियन का। तो चीन US को पीछे छोड़ते हुए यूरोपियन यूनियन का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है।
चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। कुछ समय पहले चाइना इसलिए चर्चा में था क्योंकि चाइना मंगल मिशन को कंप्लीट करने वाला छठा कंट्री बन गया है विश्व का। इंडिया चौथा था, आपका यूएई पांचवा था, और तियानवेन वन जो सैटेलाइट है वो भी मंगल की सतह पे पहुंचने वाला है, हालांकि अभी ऑर्बिट में पहुंच गया है। ऐसा करने वाला वर्ल्ड का छठवां देश बन गया है आपका कौन? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे इंडिया का पहला ऐसा हाईवे हो गया है जिसमें एलिवेटेड कॉरिडोर होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर रखने वाला इंडिया का पहला हाईवे बन गया है देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे। आपको बताना है कितनी लंबाई का एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा। तो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबा 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा वाइल्ड लाइफ के लिए। ये देख लीजिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे बन गया है जहाँ पर 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड कॉरिडोर होगी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो दिल्ली और देहरादून के बीच में दूरी है वो अभी 6.5 आवर्स में कवर होती है, वो अब 2.5 आवर्स में कवर होगी, यानी 4 घंटे कम हो जाएंगे। हालांकि डिस्टेंस जो है बहुत कम ही घटा है, 235 से घटकर हुआ है 210, लेकिन ये जो है ये टाइम बहुत बच गया आपका दिल्ली और देहरादून के बीच में। तो दिल्ली और देहरादून के बीच में जो हाईवे बन रहा है वो इंडिया का फर्स्ट हाईवे है जहाँ पर 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है इसको ईपीसी मोड, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड पर प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो एडवाइजरी कमेटी है उसके हेड बनने वाले पहले इंडियन कौन बन गए हैं? तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एडवाइजरी कमेटी को हेड करने वाले पहले इंडियन बन गए हैं अजय मल्होत्रा। कौन? अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा फर्स्ट इंडियन है जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एडवाइजरी कमेटी को हेड करेंगे। तो आप देखिएगा, अजय मल्होत्रा रशिया में इंडिया के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ ओएनजीसी में भी इन्होंने काम किया है। अजय मल्होत्रा फर्स्ट इंडियन हो गए हैं जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी में जो एडवाइजरी कमेटी होती है उसको हेड करेंगे। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें 2006 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर जिनीवा में है, और प्रेसिडेंट कौन है? नजहत समीम। देखिए, यूएस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो वापस से यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज जिनका रिसेंटली निधन हो गया। पहले है एम रामा जॉयस और दूसरे हैं पीबी सावंत। ये देख लीजिए, ये हैं हमारे एम रामा जॉयस। एम रामा जॉयस जज थे, चीफ जस्टिस रहे थे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के। एम रामा जॉयस कर्नाटक से बिलोंग करते थे, आपको याद रखना है। साथ ही साथ बिहार के गवर्नर भी रहे थे एम रामा जॉयस, और राज्यसभा सांसद भी रहे थे। कहाँ से? कर्नाटक से। तो एक इंसान मल्टीपल पर्सनालिटी बन चुका है, इसलिए फैक्ट बहुत हो गए हैं। एम रामा जॉयस ये जस्टिस थे, कर्नाटक से बिलोंग करते थे, बिहार के गवर्नर बने थे और राज्यसभा सांसद बने थे एम रामा जॉयस। दूसरे कौन है? ये हैं पीबी सावंत जी। पीबी सावंत ये भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे थे। तो दोनों जस्टिस का निधन हो गया है, एक हैं एम रामा जॉयस और दूसरे हैं पीबी सावंत। एम रामा जॉयस आपके कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और पीबी सावंत आपके महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, बस इतना अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान और रशिया के बीच में 2 दिनों की नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है, ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 एक्सरसाइज। ये कहाँ हो रही है? इंडियन ओशन रीजन में हो रही है। आपको बताना कौन सी कंट्री इसको ज्वाइन करेगी। तो इंडिया ने अनाउंस किया है कि ईरान और रशिया के बीच में होने वाली ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज को इंडिया ज्वाइन करेगा। ये देख लीजिए, इंडिया ने अनाउंस किया है ये ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 एक्सरसाइज जो कि नेवल एक्सरसाइज है उसको ज्वाइन करेगा। ये इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी रशिया ईरान के बीच में, जिसको इंडिया भी ज्वाइन कर रहा है। पर्पस क्या है? इस रीजन में यानी इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ावा देना। रशिया एक और न्यूज़ से चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि प्रोग्रेस M16 या फिर प्रोग्रेस 77 नाम के कार्गो शिप को भेजा था स्पेस में रशिया ने। किसकी वजह से? सोयूज रॉकेट की वजह से। रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसमें प्रोग्रेस 77 कार्गो शिप को भेजा था। कहाँ पे? स्पेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है।
तो नमन ओझा विकेट कीपर बैट्समैन थे। आपको बताना है ये किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते थे। नमन ओझा एमपी से बिलोंग करते थे। कहाँ से? मध्य प्रदेश से नमन ओझा बिलोंग करते थे। ये हैं नमन ओझा, आप देख पा रहे होंगे, ये एमपी से बिलोंग करते थे, विकेट कीपर बैट्समैन थे। इनके साथ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जुड़ी हुई है कि विकेट कीपर के तौर पर रणजी ट्रॉफी के दौरान सबसे ज़्यादा डिसमिसल इन्होंने ही किए हैं, नमन ओझा। अब इन्होंने क्रिकेट से रिजाइन कर दिया है। बात करें क्रिकेट की तो रविचंद्रन अश्विन फर्स्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 200 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को अकेले ही मतलब आउट कर दिया है। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज यानी 200 बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट करने वाले पहले बॉलर बन गए हैं कौन? रविचंद्रन अश्विन। ये कल मैंने आपको पढ़ाया था। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का भी जवाब दे पाएंगे। जलाभिषेकम मैंने कल आपको पढ़ाया है, आई होप कि आपको याद हो। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय।